Of an elephant in Kerala is shocking. If somebody gives firecrackers in pineapple and they get burst in the mouth, and therefore if elephant dies, this is very cruel and this is not Indian culture. Therefore, we have taken this killing in Kerala very seriously. For solving the animal-human conflict situation, we have already taken up fodder and water augmentation in forest areas. But this kind of killing is absolutely unacceptable, and we have already deputed our senior officers there, and we will nab the culprits and punish them. हर साल 600 के करीबन हाथी मारे जाते हैं केरला में, यानी कि हर तीसरे दिन एक हाथी मरता है, और वो भी मंदिर इनको मारपीट करके मारते हैं। ये इनको परेड पर ले जाते हैं धूप में, और अगर वो घबरा करके इधर उधर घूमते हैं तो उसी वक्त उनको मार देते हैं। उनको रखते हैं और उन इंश्योरेंस लेते हैं, और फिर उनके ऊपर जंग भरे कील लगा देते हैं ताकि उनको गैंग्रीन हो जाए और फिर वो मर जाए और उनके नाम पर इंश्योरेंस ले लें। इनके ऊपर बेड़ियां डाल करके पानी में डुबो देते हैं। अच्छा, केरला एक चीज़ मशहूर है केरला में कि आप कुछ भी मारो, केरला की सरकार तिनका भर के काम नहीं करने वाली है, तिनका भर। डॉक्टर दिवाकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कुछ अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर दिवाकर आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी घटनाओं के बारे में हमें सुनने को मिलता रहता है, लेकिन जब कोई ऐसी एक घटना सामने आती है तो वो जो सोच हमारे जहन में छिपी होती है, उस सोच को शब्द मिल जाते हैं, और ऐसा ही कुछ इस घटना के साथ भी हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्योंकि डॉक्टर दिवाकर आप भी बहुत सालों से वन्य जीवों के साथ जुड़े हुए हैं, तो देखते होंगे आप भी इस तरह की घटनाएं और उनके पीछे के कारण। ऐसी घटना के पीछे आखिर क्या कारण है कि मानव या इंसान की बात करें तो वो करुणा की बजाय क्रूरता पर उतारू हो जाता है? इस तरह की घटना के पीछे आप क्या कारण देखते हैं? जी जी, सुन सकते हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे जो जनरली कारण जो होता है, ये उन व्यक्तियों का, उन मनुष्यों का रोष होता है। अगर हम वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें तो, क्योंकि ये इशू एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ होता है। हमने जंगलों काट काट कर हम अपने खेती और घर वहां बनाते चले गए हैं, तो हमारे जंगली जानवरों को रहने के लिए उतनी जगह नहीं मिली है। और हाथी तो एक ऐसा जानवर है जिसकी हम बुद्धि को भी मानते हैं, उन्हें गणेश जी का रूप माना जाता है, और पूरे भारत में हमारा कल्चर है, जैसा आप बात कर भी रहे थे, कि लगभग सभी वन्य जीवों को किसी न किसी रूप में पूजा जाता है, उसमें हाथी तो प्रमुख है। तो ये जो घटना हुई जिसने हम सबको ही बहुत एक शॉक दिया है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं विरले ही देखने को मिलती है, खासकर हाथी के लिए। तो ये जो केस हमें लग रहा है ऐसे कि एलिफेंट ने क्रॉप डैमेज किया होगा या प्रॉपर्टी का नुकसान किया होगा, और ये बदले की भावना से जिस भी मनुष्य ने किया, ये बहुत क्रूरतापूर्ण है, लेकिन ये उसी के चलते एक हुआ है कारण जो है। डॉक्टर शर्मा, ऐसी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं कि किसी वन्य जीव को लोगों ने मिलकर मार दिया, लेकिन ये जो घटना है, इस घटना में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से इस हथनी को मारा गया, और उसके बाद जब ये हथनी सप्ताह भर तक दर्द में भी थी, तब भी इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इन सबको देखते हुए भी कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जबकि अगर हम कानून की बात करें तो आर्टिकल 51A की सबधारा जी कहती है कि पशु अधिकार संरक्षण के तहत नागरिकों का कर्तव्य है कि वो वन्य जीवों का संरक्षण करे, और ये राज्य और केंद्र दोनों के क्षेत्राधिकार में ये आता है।
लेकिन जब हम इंसानों की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कहीं ना कहीं हमें इस मुद्दे को चर्चा के केंद्र में भी लाना जरूरी है? क्योंकि अमूमन ये खबरों में तो आती है लेकिन चर्चा का हिस्सा नहीं बनती। उसके दो कारण हैं। जो घटनाएं आपने बोली कि ये काफी जानवर जो है इस तरह के रोष का शिकार बनते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं होती है, और ये दिन प्रतिदिन होता है, लगभग पूरे भारत में किसी ना किसी रूप में जो है होता है। और इस तरह के विस्फोटक जो पदार्थ जानवरों को खिलाने के लिए रखे जाते हैं, वो जनरली जो वाइल्ड पिग है उसके लिए अमूमन किया जाता है इसको, ताकि खेतों में जो नुकसान होने से बचा जा सके। ये इंटेंशनली एलिफेंट के लिए रखा था या एलिफेंट ने इसको गलती से खा लिया मदर ने, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है जो गवर्नमेंट कर ही रही है। और जो आपने बात बोली, ये बहुत ही अचंभे की बात है और सभी के लिए, इसलिए इसमें करुणा का और लोगों का जो रोष इतना प्रकट हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि उस दर्द भरी स्थिति में ये हथिनी हफ्ते भर तक रही और उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। नहीं तो केसेस होते हैं कि किसी जानवर को किसी तरह का ऐसा भयंकर अगर पेन हो रहा हो तो वो अपना रोष किसी ना किसी रूप में प्रकट कर ही देता है, वो जनरली फिर अटैक करके ही निकलता है। तो ये कारण जो है इससे कई हैं इसमें, और रोष जनता का इस विषय में बिल्कुल सही निकल के आ रहा है कि इस तरह के एक जानवर को जिसे हम पूछते हैं इतनी क्रूरता के साथ उसको मरना पड़ा। ये इंटेंशनली था कि अनइंटेंशनली, क्या कारण थे वो इन्वेस्टिगेशन बताएगा। बिल्कुल, यानी कि जांच का विषय है कि ये ऐसा हुआ क्यों। लेकिन इन सबसे हटकर सवाल, एक और भी बड़ा सवाल आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त हमारे साथ सुमित्रा दास जी भी जुड़ गए हैं जो आईजी फॉरेस्ट है वाइल्ड लाइफ से। सुमित्रा दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस चर्चा में। सुमित्रा जी, अगले सवाल आप ही से जानना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2008 में ये बात कही कि सभी राज्यों में एनिमल वेलफेयर बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड होना चाहिए। 3 महीने का वक्त भी दिया गया था। उसके बाद कुछ याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में गई जिसमें ये बात सामने आई कि इन बोर्ड्स का बनाया जाना और इसके साथ साथ इनका सफल तरीके से काम करना, इन दोनों को लेकर कोर्ट इन पर संज्ञान ले और इस पर आगे दिशा निर्देश जारी करे। इन सब बातों को देखते हुए मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जो ये हथनी की जो घटना सामने आई है, इसके मौजूदा परिप्रेक्ष्य में ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि कहां तक ये राज्य के जो पशु कल्याण बोर्ड हैं ये सक्रिय तौर पर ऐसे मुद्दों पर काम करते हैं जब मानव और इंसान के, जानवर और इंसान के बीच की दूरी कम हो जाती है और उसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, खास तौर पर केरल जैसे राज्य में जहां लगातार ये सवाल खड़े किए जाते रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और ज्यादा हो रही हैं। खास तौर पर केरल जैसे राज्य में जहां लगातार ये सवाल खड़े किए जाते रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ज्यादा हो रही हैं। First of all, I should thank you for having me in your program. And I must say today is a very sad day for wildlife conservation. जी, सुमित्रा जी आप बोल सकते हैं, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। And elephant, being the national heritage animal, is being conserved with a lot of effort. जी, And we are involving all the respective state government to conserve this national heritage animal. We are also trying from the central government to conserve species like elephant for increasing the biodiversity of the country. You may also be aware of the fact that recently in the Convention for Migratory Species Conference of Parties, we have kept elephant as one of the animals to be included in the appendix so that its conservation is done in a diligent manner.
not only in India, but in the nearby countries. This incident in Kerala is not only shocking, but it is unnerving for wildlife managers of the country. We are a country who are integrally associated with conservation of wild animal, which have been spelled out clearly in the Constitution as well. And the government of India tries its level best to conserve this species. The recent incident of the death of a pregnant elephant is being viewed very seriously by government of India. We have already talked to the concerning officials of the state of Kerala, and we have advised them immediate action for not only nabbing the perpetrators of the crime, but also to take suitable action so that such kind of incident is not repeated. सौमित्र दास जी, एक अहम सवाल यहाँ We ये have बनता also है, हालांकि हम engaged our जानते हैं Wildlife कि Crime Control Bureau to look into this matter so that the criminals who are responsible for causing this heinous crime जी is taken to books. जी, यानी कि गंभीरता से इस मामले को देखा जा We रहा have है also- और इस पर कदम भी उठाया जाएगा। जी, आप केरला- बने रहिए हमारे साथ सुमित्र दास जी। इस वक्त डॉक्टर दिवाकर शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर शर्मा, एक बात, जैसे क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है, क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं वन्य जीव नहीं बल्कि अन्य जीवों के भी आधार पर अगर हम देखना चाहें तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे खबरें आई जैसे चेन्नई में 2 कुत्तों को पत्थर मारकर मार दिया गया, तिरुनेलवेली में एक टीनेजर ने एक बिल्ली को जान से मारते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड किया, मुंबई में एक कुत्ता जो बारिश से भीगने के लिए सोसाइटी में घुसा उसे मार दिया गया। तमाम ऐसी बातें हमारे सामने आती रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर वाईवी झाला, सीनियर साइंटिस्ट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया से भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर झाला, इस तरीके की घटनाएं जब हम सुनते हैं तब ये लगता है कि ये घटनाएं तो आती हैं, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, क्या सजा दी गई इन लोगों को, कितनी गंभीरता से इन मामलों को निष्कर्ष तक लेकर जाया गया। आज मेनका गांधी भाजपा सांसद ने भी इस बात को सामने रखा कि ऐसे मामले आते हैं लेकिन उनमें सजा नहीं हो पाती है और सजा के लिए कानून को मजबूत किया जाना जरूरी है। इस जरूरत को आप कैसे देखते हैं? मैडम, जैसे आईजी साहब शौमित्रा साहब ने बताया, कानून तो हमारे देश में बहुत कठिन है और अगर उसको लागू किया जाए तो वो आवश्यक है, परंतु ये मामला एथिक्स का है मैडम। जैसे आप समझे कि अपने दर्शक समझेंगे कि हमारे देश के अंदर जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे रिलीजियंस हैं, वो हमें पहले से पढ़ाते आए हैं कि जो जितने भी जीव हो उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी हमें आदर करनी चाहिए, अहिंसा है और जो सहानुभूति है कि कोएग्जिस्टेंस, वो हमारा ईस्टर्न कल्चर्स का बिल्कुल हमारा क्या कहते हैं कि बैकबोन रहा हुआ है। हमारे जो रिलीजियंस हैं मैडम, जो यहाँ पर इवॉल्व हुए हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अगर आप उनसे देखें तो ये पुरातन टाइम से हमें सिखाते आए हैं कि जितने जीव हैं उसकी हमें आदर करना चाहिए। आप वेस्टर्न रिलीजियंस को देखें तो वहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स जो है, इंसान जो है, वो डोमिनियन पाया जाता है नेचर के ऊपर, और हमारे यहाँ ह्यूमंस जो है, मनुष्य जो है, वो कस्टोडियंस हैं नेचर के। तो ये जो अंतर है हमारी सोच में और वेस्टर्न वर्ल्ड की सोच में, ये हमारी नई पीढ़ी और संस्कृति से विलुप्त हो रहा है। तो ये कल्चर जो है हमारा, उसको हमें वी नीड टू स्ट्रेंथन इट। जब तक सोसाइटी अपने आप इसको इंडोक्ट्रिनेट नहीं करेगी अपनी हर दिन की जिंदगी के अंदर, कानून कुछ ज्यादा नहीं कर सकता है। आप कितने लोगों को पनिश करेंगे और कितने लोगों को आप गिरफ्तार करेंगे? कानून तो है ही, बहुत स्ट्रिक्ट है मैडम इसके लिए, परंतु हमारी जो ये संस्कृति है इसको पुनर्जीवित करना जरूरी है। और एक तो ये मैंने ये आपके सामने ये प्रस्तावन रखा। दूसरा, द ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉइन इज ऑल्सो देयर कि मनुष्य की वजह से कई जानवरों की आबादी बहुत ज्यादा अधिक बढ़ चुकी है। तो इन आबादी को कम करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो
जैसे मनुष्य अपने कुदरती वातावरण को नष्ट कर रहा है, वैसे हमारे जो जानवर, हमने जो जानवर पैदा किए हैं हमारी जीवन शैली से, गार्बेज से वगैरह कुछ ज्यादा ही इकट्ठा कर दिए हैं, जैसे कि गांव के अंदर कुत्ते हैं, बिल्ली हैं और बंदर हैं, उसकी आबादी अधिक हो गई है। तो ये संतुलन, जो नेचर का संतुलन, उसको बिगाड़ देता है। तो इनका कंट्रोल करना चाहिए, बट कंट्रोल कैसे करना चाहिए? एथिक्स के और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के लेके। तो जो अभी नई पद्धति निकली है जिससे हम उनका नाश न करें, जैसे कि अभी कर रहे हैं, और उसको रिप्रोडक्टिव कंट्रोल से ह्यूमन तरीके से उनका पॉपुलेशन कंट्रोल में लाया जाए, तो ये जो नेचुरल संतुलन है वो वापस ला सकते हैं। जी डॉक्टर झाला, आपने एक अहम बात सामने रखी है। एक बड़ी बात जैसे कही गई है कि बढ़ता शहरीकरण, सड़कों का जाल, उसके बीच सिकुड़ते जंगल एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसमें हमारे इन वन्य जीवों को, जो इनको स्वच्छंद वातावरण मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से शायद ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं। लेकिन सौमित्र जी, खासतौर पर अगर हम हाथियों की बात करें तो हाथी कॉरिडोर्स की बात की गई कि इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, ये झुंड कहां से जाते हैं, कब अपना रास्ता बदलते हैं, इन सब के ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा, गौर किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। ये सारी पहल कहां तक भारत में आगे बढ़ पाई है कि हम हाथियों के खासतौर पर इनके संरक्षण के लिए जो दिशा है वो आगे और स्पष्ट दिखाई दे? Elephant corridors in India have been identified in a number of places, and a lot of research activities have gone on to identify these elephant corridors, and a large number of conservation efforts have also been taken up in these elephant corridors. Of course, the elephant corridors and the elephant reserve are not within the Wildlife Protection Act domain, but the conservation, the efforts of conservation for the last few decades have, resulted in the large number of elephants that we have now. It is around 30,000 in the entire country. So now the question is as to, when the number of the elephants are increasing, we also have our developmental needs. But at the same time, there is a situation called human-elephant conflict which happens in some of the states, especially in the eastern states of Assam, West Bengal, Odisha, and then in the southern states of Kerala. And we know that we are here for these voiceless. We are there as their voice, and if we don't conserve them, who else will be coming forward to conserve them? So this, the concern that we have expressed and conveyed to the concerning state governments, whatever is the situation, it's a sort of booby trap that you see in areas of where the militancy takes place. It's a booby trap for wild animals, and by using the gunpowder for even is the concern of the ministry, as we know that we are here, for these voiceless. We are there as their voice, and if we don't conserve them, who else will be coming forward to conserve them? So this, the concern that we have expressed and conveyed to the concerning state governments, whatever is the situation, it's a sort of booby trap that you see in areas of where the militancy takes place. It's a booby trap for wild animals, and by using the gunpowder for even if they are trying to damage or kill the wild boar, that is also a wild animal. So it's a strict no. You just can't do that. You just can't kill the animals like that. So, the government of India is really concerned about this, and we have issued letters, and we are keeping a close watch. And we are also concerned. We know that human-elephant conflict is a serious issue in the country. Right. And government of India is addressing the issue in the best possible method. Right. And we have enhanced the compensation. We have given advisory how to deal with this kind of जी समिता दास जी, थोड़ा वक्त कम है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल डॉक्टर दिवाकर शर्मा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ उदाहरण भी हमारे सामने आते हैं। जैसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक उदाहरण दिया था जब उन्होंने जानवरों को व्यक्ति के समकक्षी अधिकारों में दर्जा दिया। उन्होंने व्यक्तियों को, यानी समान नागरिक को, उन्होंने उनका पेरेंट बनाया, अभिभावक बना दिया कि वो ख्याल करेंगे इनका। क्या इस तरीके के उदाहरण सबको प्रेरणा भी देते हैं कि ये एक सोच तो जरूर है, लेकिन साथ ही साथ कानूनी तौर पर या विधायिका के तौर पर भी हमको कुछ ऐसे मजबूत बिंदुओं को सामने रखना जरूरी है ताकि लोगों को भी सही तरीके से ये समझाया जा सके कि वन्य जीवों का संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है? जी, आपने उदाहरण दिया उत्तराखंड हाईकोर्ट का, वो तो जानवरों से आगे भी एक स्टेप जाके उन्होंने जो है जजमेंट दिया था कि
नदी जो हमारी गंगा नदी को भी जी। व्यक्ति के रूप में माना जाए बिल्कुल। और उनके उसी हिसाब से उनको जो है ट्रीट करना चाहिए। लोगों के कुछ भी अगर उसमें गलत जाता तो ऐसे लें कि जैसे किसी व्यक्ति के अगेंस्ट आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ आपने कोई अपराध किया है। तो ये गाइडेंस जब आती है, जैसे डॉक्टर झाला ने भी बोला कि ये गाइडेंस आना, लॉ बनाना, ये अपनी जगह इनकी उपयोगिता है। एनफोर्समेंट का ग्राउंड में होना उसकी एक लिमिटेशन है कि हम हर एक को पकड़ नहीं सकते, हर एक को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अल्टीमेटली ये हम लोगों की सोच जो है, एक आम आदमी की सोच जानवरों के प्रति कैसी है, और उसमें लिमिटेशन हमारे कल्चर में सिखाता है। और ज्यादातर हम भारतीय जो है उस कल्चर में सिखाता है, और ज्यादातर हम भारतीय जो है उस कल्चर के को जानते हैं। और उसी के चलते आज भी किसी भी पूजा में, किसी भी अनुष्ठान में जानवरों को पूजा किसी न किसी रूप में किया जाता है। लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है कि अगर नुकसान होता है, अगर अटैक होता है, तो वहां जो है ये बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है कि हम अब कल्चर देखते हैं जो हम जिसके साथ हम बड़े हुए हैं, या हम उस लॉस को हम नहीं सहन कर सकते, जो नुकसान हमें हुआ हम उसको सहन नहीं कर सकते, और बदले की भावना से हम जानवर को मारने का कोई ना कोई उपाय करने लगते हैं। ये जो बैलेंस बनाना और ये थॉट प्रोसेस में लाना लोगों के ये जरूरी है, और उसके लिए दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो, और लोगों की तरफ से भी अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और ये भी हमारे देश का ही एक वैल्यू जो कल्चर में है कि ऐसा नहीं कि हम हर एक जानवर को जो घुसता है उसको मार देते हैं, नहीं तो अभी तक शायद जानवर हमारे यहाँ पे खत्म हो चुके होते। लेकिन बात ये है कि इस सोच को आगे बढ़ाना यही इस वक्त की जरूरत है। जी बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, आपकी बात से हम सहमत हैं, और ये बात स्पष्ट जैसे कि हमारे मेहमानों ने कहा है कि ये एक सोच है जिसको हमें आगे लाना बहुत जरूरी है कि वन्य जीव और पालतू जानवर भी वो हम सबकी जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारी मानसिकता में बदलाव जरूरी है, क्योंकि हमारी संस्कृति ये बताती है, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो ना केवल पूरे विश्व के लोग बल्कि पूरे विश्व की वनस्पति और वन्य जीव सभी को उसमें सम्मिलित किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिवाकर शर्मा, डॉक्टर झाला और सुमित्रा दास जी, आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।